आज हम लोग झारखंड के बजट को देखेंगे। झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें झारखंड का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, झारखंड का बजट, तो झारखंड का बजट नए टाइटल से आया है, हामिनकर बजट। टाइटल क्या था इसका? शीर्षक हामिनकर बजट। अभी कितना हामिनकर बजट है वो देख लेना है। इसका जो स्लोगन था, ले प्रण सब मिलकर करे प्रयास, हर सोमरा मंगरा का हो विकास। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर जब इसको पेश कर रहे थे बजट को, तो उसमें एक कविता दी और उसके माध्यम से एक स्लोगन निकला कि ले प्रण सब मिलकर करे प्रयास, हर सोमरा मंगरा का हो विकास। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ठीक है, तो 1,28,900 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ से आएगा इसको भी देखते हैं। तो 31.29% ये केंद्र करों में राज्य का हिस्सा होगा, सबसे ज्यादा यहीं से पैसा आएगा। मतलब कि केंद्र के टैक्स से 31.29% जो हिस्सा है वो हम लोगों को प्राप्त होगा। दूसरा होगा राज्य के टैक्स से 26.53%। और तीसरा होगा जो राज्य का नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व है, उससे। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे जुर्माना हो गया, जैसे ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लेगी तो कहाँ जाएगा? वो तो टैक्स नहीं है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सार्वजनिक ऋणों पे ब्याज है, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा आएगा, 14.97%। और चौथा नंबर पे है विभिन्न स्रोतों से जो कर्ज होगा, 13.96%, 13.96% जो होगा विभिन्न स्रोतों से कर्ज के रूप में प्राप्त होगा। और पांचवा होगा केंद्र पे सहायता, केंद्रीय सहायता। और छठा होगा 0.09% अग्रिम और कर्ज की वसूली से। ठीक है, तो याद रखने वाला बात है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स जो सेंट्रल टैक्स है उससे पैसा आएगा 31.29%। दूसरे नंबर पे राज्य का टैक्स से आएगा, कर राज्य का कर राजस्व है उससे 26.53%। और जो तीसरे नंबर पे है 14.97% जो स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है उससे। और चौथे नंबर पे विभिन्न स्रोतों से कर्ज से। और पांचवें नंबर पे केंद्र की सहायता से। ठीक है, अब जब ये रुपया या कहाँ कहाँ से आएगा इसको देख लिए, तो रुपया कहाँ कहाँ जाएगा इसको भी देख लेंगे हम। तो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट का अनुमान पिछले वार्षिक वित्त विवरण से 10% अधिक है। इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो करेंट का बजट है उसमें 10% का वृद्धि किया गया है। साथ ही जेएमएम की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 2023-24 में 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, और अभी क्या है? 1,28,900 करोड़ रुपए बजट है। तो 10% वृद्धि के साथ करेंट बजट पेश किया गया। अब रुपया कहाँ कहाँ जाएगा? तो जो रुपया का सबसे बड़ा हिस्सा है वो जाएगा ग्रामीण विकास और पंचायत राज व्यवस्था में, 14.35%। फिर दूसरा है शिक्षा में, एजुकेशन में 11.42%। अब सबको याद रखना संभव नहीं है, तो इम्पोर्टेंट देख लेंगे। जैसे कि गृह आपदा विभाग में 7.39%, एग्रीकल्चर में 5.31%, ऊर्जा में 7.28%, और पर्यावरण में, वन एवं पर्यावरण में महज 1.06%। सबको याद रखना संभव नहीं है, लेकिन आप सरसरी निगाहों से एक बार कोई भी ट्रिक्स लगा के अगर पढ़ने सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज जो पहले नंबर दूसरे नंबर पे है और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है। तो जो सबसे ज्यादा पैसा जाएगा वो ग्रामीण विकास और पंचायत राज व्यवस्था से, व्यवस्था में 14.35%। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश हामिनकर बजट में राज्य सरकार ने सभी वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की है, लेकिन जो राज्य में पहली बार हुआ है बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए बाल बजट बनाया गया। इसमें बच्चों से संबंधित कुल 80 योजनाएं को शामिल किया गया है। 80 योजनाओं को शामिल किया गया है। उसी के तर्ज पे बच्चों को नोटबुक और लेखन की सामग्री भी दिया जाएगा। बच्चों को नोटबुक और लेखन की सामग्री भी दी जाएगी। बजट में जो सबसे अधिक राशि का प्रावधान है वो आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए है। विशेष रूप से जो सबसे अधिक राशि का प्रावधान है वो आर्थिक प्रक्षेत्र में है। अब हम लोग बजट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेना है। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है राजकोषीय घाटा। राजा के कोष में जो घाटा होता है, जैसे कि घाटा कब होगा, जब खर्चा ज्यादा होता है और इनकम कम, तो इससे घाटा हो जाएगा। तो राजकोषीय घाटा जो होगा इस बार जीडीपी का, हमारा समझ लीजिए जीएसडीपी का 2.202% होगा, सॉरी 2.02% होगा। जो हमारा फिस्कल डिफिसिट होगा वो 2.02% होगा। और जो प्राइमरी घाटा होगा वो 0.52% होगा। अगर 2 डिजिट याद नहीं होगा तो 0.5 याद रख लीजिएगा। और जो राजस्व घाटा होगा वो होगा 4.03%। आप यहाँ घाटा समझ लीजिए कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि राजकोषीय घाटा होता है जब व्यय ज्यादा हो जाता है, व्यय माइनस आय, समझ लीजिए कि कुल राजस्व माइनस कुल व्यय। तो जब खर्चा ज्यादा हो जाता है तो उसको राजस्व घाटा कहते हैं। और प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जो हमारा राजस्व घाटा होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है, उसमें से हम लोगों जितना पिछले साल जो लोन लिए होंगे, ऋण लिए होंगे, उस पर जो ब्याज का भुगतान करते हैं, तो उससे हमारा प्राइमरी घाटा प्राथमिक घाटा निकल जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा हमें क्या बताता है कि हम लोगों पे जो शुद्ध ऋण कितना पड़ा, शुद्ध ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है प्राथमिक घाटा। और जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बताता है कि कुल कितना ऋण संबंधी है। क्योंकि राजकोषीय घाटा में हम लोग देखें कि खर्चा ज्यादा हो गया और यहाँ आमदनी कम हुई, तो इसमें क्या होगा, जब खर्चा ज्यादा करना है तो इसके लिए हमको लोन लेना पड़ेगा, तो ये कुल आवश्यक जो ऋण होगा उसको बताएगा राजकोषीय घाटा। 2.02% इस बार। और जो प्राइमरी घाटा है, इसमें जो पिछले साल जो लोन लिए होंगे उसमें जो भुगतान किए होंगे तो उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल जाता है जो कि रहेगा 0.5%। और राजकोषीय घाटा हो, राजस्व घाटा होगा 4.03%। तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं हम लोग बजट में किन किन क्षेत्रों में किनको क्या क्या मिला है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए क्या है, इस बजट में किसानों को ऋण माफी का जो सीमा है 2 लाख रुपए हो गया है। पहले क्या था, 50,000 रुपए, अब क्या हो गया है, उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। साथ में इसका जो लाभ होगा, एनपीए खाता धारक किसानों को भी मिलेगा ऋण माफी योजना का लाभ। एनपीए क्या होता है कि जो लोग लोन ले लेते हैं और फिर लोन को चुकाते नहीं है ना, तो वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है। जल निधि योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए देने का प्रावधान। तो किसानों के लिए इस बार क्या है, ऋण माफी में जो सीमा थी 50,000 उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और इसका जो लाभ है एनपीए खाता धारकों को भी मिलेगा। साथ ही जल निधि योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग और जो इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीन वगैरह होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए देने का इस बार हमारे बजट में प्रावधान है। ठीक है। दूसरा क्या है, युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए क्या है, प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिलेगा। जो प्रशिक्षित बेरोजगार होंगे उसको रोजगार भत्ता मिलेगा। दूसरा क्या है, युवा खिलाड़ियों को मंच देने के लिए ग्राम और प्रखंड स्तर पर खेल क्लबों का गठन किया जाएगा और साथ में प्रतियोगिताएं भी की जाएंगी। तो क्या होगा, जो युवा खिलाड़ी हैं उनको एक मंच दिया जाएगा, ग्राम और प्रखंड स्तर पे खेल क्लबों का गठन करते हुए प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। ठीक। स्टार्टअप, आईटी, डेटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसियां भी बनाई जाएंगी। ठीक है। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है यही है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिलेगा और जो ग्राम और प्रखंड स्तर पे खेल क्लब और प्रतियोगिताएं चलेंगी। महिलाओं के लिए क्या है इस बार बजट में, तो महिलाओं के लिए है गर्भवती महिलाओं और जच्चा बच्चा को 1500 रुपए का मातृत्व किट दिया जाएगा। जच्चा बच्चा को 1500 रुपए मातृत्व किट दिया जाएगा।
साथ ही निराश्रित विधवा और वृद्ध के लिए आश्रम की व्यवस्था की जाएगी। जो विधवा होंगे, जो वृद्ध होंगे, उनके लिए आश्रम की व्यवस्था की जाएगी। और कामकाजी गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जो कामकाजी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए ये सब याद रखना होगा आपको कि महिलाओं को क्या है बजट में, गर्भवती महिलाओं को और जच्चा बच्चा के लिए 1,500 रुपए का मातृत्व किट, फिर जो निराश्रित हैं, विधवा हैं और वृद्ध हैं उनके लिए आश्रम की व्यवस्था, और कामकाजी गर्भवती महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही अभी एक नई योजना चली है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और इसके लाभुक कौन होंगे? तो इसकी जो लाभुक होंगे वो 18 साल से 50 साल की सभी महिलाएं इसके लाभुक होंगे। ठीक है, जो 18 साल से 50 साल की जो महिलाएं हैं इसके लाभुक होंगे। और इसमें क्या होगा, प्रति माह 1,000 रुपए, प्रति माह 1,000 रुपए इनको दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना याद रखना है आपको, अभी करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पे बहुत अलग अलग तरह का तर्क दे रहा है कि इतना इतना महिलाओं को पैसा देगा 12,000 पर महीना पर साल, तो सरकार का बजट खत्म हो जाएगा। आपको हम अभी बताया था ना कि बजट कितना है, 1,28,900 करोड़ रुपए। और हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, टोटल है 3,29,00,000। अगर मान के चलिए बढ़ गई भी गई होगी तो 4 करोड़, उसमें से 48%, 48.6% फीमेल है, मेल है। ठीक है, अगर कुल मिला के मान ले कि कितनी होंगी तो आप कोशिश कीजिए कि 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ करंट में, इसको बढ़ा के मान के चलिए 2 करोड़ हो गई होंगी महिलाएं, 2 करोड़ महिलाएं होंगी। उसमें से क्या है कि जो बैरियर है 18 साल से 50 साल वालों को ही ये योजना का लाभ होगा। तो कितनों मिला लीजिए, 1 करोड़ लोग इसका लाभुक होगा। अब 1 करोड़ लोग 12,000 पर सालाना लेता है तो 12,000 करोड़ रुपए। तो यही याद रखना है कि बजट में इस बार ये सब प्रावधान किए गए हैं। और कुछ योजना है जो करंट में बहुत चलन में है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो इसको याद रख लेना आपको। शिक्षा के लिए क्या है, तो शिक्षा में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो राशि है उसमें 3 गुना वृद्धि की गई है। प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि में 3 गुना की वृद्धि की जाएगी। साथ ही बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था जैसे मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया, संथाली, बांग्ला और उड़िया की पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया जाएगा। याद रखने वाला बात यही है कि जो स्कॉलरशिप है, प्री और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप मिलता है उसमें 3 गुना वृद्धि की जाएगी। साथ में जो मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया, संथाली, बांग्ला और उड़िया की पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया जाएगा। राज्य में 15 डिग्री और 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 15 डिग्री और 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। याद रखने वाला सभी टॉपिक यहाँ दे दिए हैं। व्यापार जगत में क्या है, तो 20710 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो व्यापार जगत में इस बार क्या सोचा गया है कि जो निवेशक है उन निवेशकों को बड़े लक्ष्य के साथ लाना। ठीक है, सिंगल विंडो के तहत निवेशकों को सभी तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो चालान वगैरह काटता होगा विंडो में, तो ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें सभी निवेशकों को सभी तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि इंडस्ट्री खोलना है तो बहुत लाइसेंस वगैरह चाहिए ना,
तो उन लोगों को सरल तरीके से सब चीज एक ही विंडो में मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तीसरा है जो मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए नीतियां लागू की जाएंगी। जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए पॉलिसी बनाया जाएगा, सीधी बात। तो याद रखने वाला बात यही है कि जो व्यापार जगत में इस बार बड़ा निवेशकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है और एमएसएमई सेक्टर में नई नीतियां बनाने का योजना बनाया गया है। अब यहाँ क्या क्या राहत मिली है उसको देख लेना है। राहत बहुत जरूरी है, इसी से सवाल बहुत ज्यादा आता है कि तकनीकी संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा के छात्रों को क्रमशः 30,000 और 15,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो डिप्लोमा, जो तकनीकी संस्थानों में जो स्नातक और डिप्लोमा के छात्र हैं उनको 30,000 रुपये और 15,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान था बजट में, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है। अभी क्या कर दिया गया है, अभी 200 यूनिट कर दिया गया है, अभी 200 यूनिट कर दिया गया है। और हाल फिलहाल में इसमें क्या अपडेट आया है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत जो यूनिट है 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही 2024 तक में जितना बकाया राशि है उसको भी माफ कर दिया गया। तो 2024 तक में जितना भी बकाया राशि है 2024 तक में बकाया राशि को भी माफ कर दिया गया है। तो करंट में ये चीजें हुई हैं। फिर क्या है कि राशन दुकानदारों का कमीशन जो 100 रुपये प्रति क्विंटल था उसको बढ़ा के 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, 150 रुपये प्रति क्विंटल। साथ में राशन दुकानों में कार्डधारियों को सोयाबीन बड़ी का वितरण करने का भी प्रावधान है। सोयाबीन बड़ी क्या होता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो राशन दुकानदारों का जो कमीशन था प्रति क्विंटल 100 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको अब क्या कर दिया गया, 150 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही राशन की दुकानों में कार्डधारियों को अब सोयाबीन बड़ी वितरण करने का भी प्रावधान है। तो याद रखने वाला बात यही है, बिजली वाला 200 रुपये प्रति माह यूनिट 200 यूनिट प्रति माह कर दिया गया। साथ में 2024 तक जो बकाया राशि है उसको भी माफ कर दिया गया है मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत। साथ ही तकनीकी संस्थानों में जो स्नातक और डिप्लोमा के छात्रों को क्रमशः 30,000 और 15,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो यहाँ ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं। अब कुछ नई घोषणाएं हैं, जैसे कि क्या है कि निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है सदस्यों का मानदेय 12 वर्षों के बाद बढ़ाया जाएगा। मतलब कि 12 वर्ष बाद उनका मानदेय बढ़ा है। अभी हाल फिलहाल में मुखिया संघ था वो हड़ताल में था, तो उनको जो 2500 रुपए प्रति माह मानदेय प्राप्त होता था वो अब 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होगा। अभी हाल फिलहाल में जो हड़ताल हुआ था उससे। दूसरा क्या है कि पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। जैसे कि अगर ये झारखंड है तो पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी ताकि सारा क्षेत्र कवर हो जाए। तीसरा है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ड्रोन सर्वेक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी, ड्रोन सर्वेक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी। चौथा है 7 जिलों में 1000 स्कूलों में मातृत्व भाषा आधारित शिक्षा प्राप्त होगी। 7 जिलों में 1000 स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षा दी जाएगी। और एक है बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी, बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं जो इस बजट में की गई हैं।
अब क्या है, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे। बजट में क्या होता है, बजट में